वसुधैव कुटुंबकम दोस्त। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये फोटो शायद किसी डीएसएलआर वगैरह से खींचे गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सारे फोटोज खींचे गए हैं एक मोबाइल फ़ोन के साथ, एक स्मार्टफोन के साथ। दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं इंडिया में बहुत सारी जगह घूमा हुआ हूँ और मोस्टली राजस्थान मैंने पूरा कवर किया है। और मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ और मैं मोस्टली जो भी फोटोज़ वगैरह क्लिक करता हूँ वो फ़ोन से ही क्लिक करता हूँ। तो मेरा जितना भी एक्सपीरियंस अब तक का रहा है इस कोर्स के थ्रू आउट मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और शुरू करते हैं मोबाइल फोटोग्राफी का ये कोर्स। बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि मोबाइल फोटोग्राफी हम क्यों कर रहे हैं और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या क्या है। उसके बाद हम आपके कैमरे की ऐप को समझेंगे क्योंकि आप उसी से फोटोग्राफी करने वाले हैं। उसके बाद हम रूल जानेंगे फोटोग्राफी के, किस तरह की फोटोग्राफी होती है और कुछ सीक्रेट ऐप्स और एडिटिंग का थोड़ा बहुत तरीका मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद इस कोर्स को ख़त्म करेंगे एक इम्पॉर्टेंट नोट के ऊपर। तो शुरू करते हैं और जानते हैं इस पहली वीडियो में कि मोबाइल फोटोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि एक मोबाइल डीएसएलआर से अच्छा हो सकता है या एक किसी कैमरे से अच्छा हो सकता है, लेकिन आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, वो किसी कैमरे से कम भी नहीं है। आप एक कैमरे को हर जगह पर लेकर के नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक फ़ोन पोर्टेबल होता है, उसकी बैटरी लंबी चलती है, उसके अंदर टच पैनल होता है जिससे आप इजीली अपने फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हो, इजीली उसका यूज़र इंटरफेस समझ सकते हो। हाँ, कुछ कमियां होती है जैसे कि सेंसर का लिमिटेशन होता है। छोटा सेंसर होता है लगभग 2.5 mm के आसपास, जबकि डीएसएलआर में 24 mm का क्रॉप सेंसर या फुल जो है 35 mm तक का मिल जाता है आपको। लेंस की लिमिटेशन होती है, आप इसमें ज़्यादा लेंस को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। और अपर्चर फिक्स होता है। अपर्चर एक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को देख रहे हैं और कुछ बेसिक रूल्स को समझ लें और ये समझ लें कि फोटोग्राफी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उसे कैमरे से खींच रहे हैं या फ़ोन से। इस कोर्स के दौरान मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैमरे या फ़ोन से भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है फोटोग्राफी में, जो फोटोग्राफी को फोटोग्राफी बनाता है। अगर वो कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप एक फोटोग्राफर बन जाएंगे। और अगर आपने अपने मोबाइल कैमरे को अच्छे से समझ लिया है तो आप उससे कुछ बहुत ही शानदार फोटोज़ निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, हमने ये तो समझ लिया कि मोबाइल फोटोग्राफी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह आप कैमरा कैरी नहीं कर सकते हैं और मोबाइल पोर्टेबल है। तो अब देखते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से पहली 3 हैं जो एक्सपोजर से रिलेटेड हैं: शटर स्पीड, अपर्चर, आईएसओ। और अगली 3 हैं जो एक पिक्चर को डिफाइन करती हैं: हाईलाइट्स, मिड टोन्स और शेडोज। तो एक्सपोजर से रिलेटेड हम 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम अपर्चर की। अपर्चर क्या होता है? अपर्चर कैमरे का छेद होता है। डीएसएलआर और प्रोफेशनल कैमरास के अंदर ये छेद छोटा बड़ा हो सकता है, इसकी ऐसी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन फ़ोन के अंदर ये अपर्चर लगभग फिक्स रहता है। इस अपर्चर को चेंज करके आप डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज करते हैं। अब डेप्थ ऑफ फील्ड को मैं ऐसे समझाना चाहूँगा। अगर आप इस फोटो में देख रहे हैं तो ये एक अपर्चर है जो कि अपने लार्ज फॉर्म में है और दूसरा अपने छोटे फॉर्म में। तो जब भी आपका अपर्चर लार्ज है तो लाइट ज़्यादा आएगी और फोकस होगा वो एक क्लोज ऑब्जेक्ट के पास होगा, यानी आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड घट जाएगी। डेप्थ ऑफ फील्ड घटने का मतलब ये है कि जो गहराई है, दूरी फील्ड की, वो कम हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं इस फोटो में जो पीछे का फील्ड है वो ब्लर हो गया है जब और सिर्फ लड़की फोकस में है। यानी लार्ज अपर्चर होने पर डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो हो जाती है, जबकि छोटा अगर अपर्चर है तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाती है। जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी क्लियर दिखाई दे रहा है। कैमराज में एक चीज़ और साथ में चलती है कि अगर अपर्चर ज़्यादा बड़ा है तो लाइट भी ज़्यादा अंदर आएगी और अगर अपर्चर छोटा है तो लाइट भी कम अंदर आएगी। तो जब भी आप डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज करते हैं तो ये अफेक्ट करता है। इसलिए एक और चीज़ होती है आईएसओ, ताकि आप अगर कम लाइट अंदर आ रही है तो डिजिटली आप लाइट को बढ़ा सकें। तो आई होप आपको डेप्थ ऑफ फील्ड समझ में आया। अब बात करते हैं शटर स्पीड की। जो प्रोफेशनल कैमरास होते हैं उनमें एक लिटरली एक शटर होता है जो थोड़ी देर के लिए, जितने भी टाइम के लिए आप उसे ओपन करके रखना चाहते हैं उतने टाइम के लिए ओपन होता है, लाइट अंदर आती है और फोटो क्लिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 सेकंड के 1000वें भाग के लिए शटर ओपन रखना चाहते हैं तो शटर ओपन होगा, लाइट अंदर आएगी और शटर बंद हो जाएगा। लेकिन ये इतना तेज़ है कि काफ़ी कम लाइट अंदर आएगी और अगर कोई ऑब्जेक्ट हिल रहा है तो वो बिल्कुल शार्प पकड़ में आएगा। आप इमेजिन कीजिए कि शटर 1 सेकंड के लिए खुलता है और उस बीच में कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से यहाँ तक की सारी लाइट सेंसर तक गिरेगी और वो ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ दिखाई देगा। तो शटर स्पीड इस चीज़ को अफेक्ट करती है कि आपका फ़ोटो मोशन ब्लर में रहेगा या नहीं। आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कि ये फ़ोटोज़ कैसे क्लिक हुई हैं। और अगर आप इस चार्ट में भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं किस तरह जब शटर स्पीड बहुत कम है तो फ़ोटो कितना क्लियर आ रहा है
और जब शटर स्पीड ज़्यादा है तो तेज़ भागता हुआ आदमी मोशन ब्लर में हो गया है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली, अगर शटर बहुत देर तक खुला हुआ है, इसका मतलब लाइट बहुत ज़्यादा अंदर आएंगी, तो आपको ISO का यूज़ करना है, लाइट को कम करना है डिजिटली, ताकि आप प्रॉपर देख सको सामने फोटो में क्या है। बात करते हैं ISO की, सेंसर की जो सेंसिटिविटी होती है उसको लेकर के। ये डिजिटली लाइट को एनहांस करने या कम करने के काम में आता है। अगर आप लाइट को डिजिटली एनहांस करते हैं तो उसमें ग्रेन्स आते हैं, उसमें नॉइस आने लगता है। तो कोशिश करें कि आपको इसकी ज़रूरत ना पड़े। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ को प्रैक्टिस करके समझेंगे। पर अगर मोबाइल कैमरे की बात करें तो आपको अपर्चर को लेकर दिक्कत में आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपर्चर फिक्स रहता है। मोबाइल के अंदर एक प्रो मोड होता है और आप आसानी से उसके अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड को चेंज कर सकते हो कि आप फोकस कहाँ रखना चाहते हो, क्लोज ऑब्जेक्ट पे या दूर वाले ऑब्जेक्ट पे। उससे आपको, अगर आप क्लोज रखोगे तो आपको पीछे बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा। तो हमने ये एक्सपोजर चार्ट क्यों समझा, क्योंकि जब भी हम अपर्चर, शटर स्पीड या ISO को चेंज करते हैं तो उससे एक्सपोजर कंट्रोल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें छोटा अपर्चर चाहिए तो हमें किसी और तरीके से उसके अंदर लाइट बढ़ानी होगी, तो उसकी शटर स्पीड को हम कम कर दें ताकि छोटे छेद में भी बहुत देर तक लाइट अंदर आए, या फिर उसकी ISO को बढ़ा दें। तो इस तरह हम इस ट्राइंगल का यूज़ करते हैं। आगे हम एक फ़ोटो की 3 टर्मिनोलॉजीज़ को और समझेंगे, और वो है हाईलाइट, मिड टोन्स और शेडोज़। आप ये फ़ोटो देख पा रहे हैं, इसमें एक हिस्सा ब्राइट है और कुछ हिस्सा डार्क है। तो डार्क हिस्से को हम शेडोज़ कहते हैं और ब्राइट हिस्से को हाईलाइट, और कुछ हिस्से जहाँ पे डार्क और हाईलाइट का मिक्सचर होता है उसे मिड टोन कहा जाता है। एक फ़ोटो इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। आगे जब हम कलर ग्रेडिंग सीखेंगे तो हम समझेंगे इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मान लीजिए आप एक फ़ोटो के अंदर कलर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप इन 3 पैरामीटर्स की मदद से ही उस फोटो में कलर को कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि हाईलाइट का एरिया ऑरेंज हो तो आप डायरेक्टली उस एरिया को ऑरेंज कर सकते हैं। शेडोज़ का एरिया आप चाहते हो कि ब्लू हो तो आप उसे ब्लू कर सकते हैं। अभी वीडियो खत्म हो रही है तो मैं आपको 2 बोनस टिप्स देना चाहूँगा। वैसे तो फोटोग्राफी डिपेंड करता है कि आप किस लिए फ़ोटो खींच रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दिन में खींच रहे हो या शाम को। आप कैजुअली बहुत अच्छी फ़ोटोज़ खींचना चाहते हो, यानी कि जब सूरज डूब रहा होता है या सुबह हो रही होती है, सनराइज़ हो रहा होता है, उस टाइम पर अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक करोगे तो आपके फ़ोटोज़ में कलर्स की बहुत डायनामिक रेंज आएगी, बहुत प्यारी फ़ोटोज़ आप क्लिक कर सकते हो। और दूसरी चीज़, कभी भी आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा डार्क फ़ोटो क्लिक ना करें, क्योंकि एडिटिंग के प्रोसेस में जब आप एक डार्क फोटो को लेकर जाएंगे, उसमें लाइटिंग को बढ़ाएंगे तो आपके पास नॉइस आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ज़रूरत से थोड़ी सी ज़्यादा लाइट वाली फ़ोटो क्लिक करें, ताकि पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको पिक्चर के अंदर नॉइस को ज़्यादा झेलना ना पड़े। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। ज़्यादा डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैमरा ऐप के बारे में समझेंगे, उसी बीच में हम ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ चेक करेंगे कि ये कैसे काम करती हैं। तो तब तक के लिए इंटरनेट पर और भी फोटोज़ को देखिए और इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा नाम है प्रियदर्शन और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर हूँ, फोटोग्राफर हूँ। जैसा कि आप पहली वीडियो देख चुके हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, अब ये दूसरी वीडियो है अपने कैमरा ऐप को समझने के बारे में। मेरे पास में ये फ़ोन है जिसमें वीडियोज़ और फोटोज़ शूट करता हूँ, और ये मेरा कैमरा ऐप है। और अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो चलेगी तो आपको फुल स्क्रीन पर सिर्फ ये कैमरा इंटरफेस दिखाई देगा और इसी के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम इसे समझ रहे होंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अगली नेक्स्ट स्क्रीन कैमरा इंटरफेस, और ये मेरे फ़ोन के कैमरे का इंटरफेस है। तो शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। पहले अपन कोई अच्छा सा फ्रेम देख लेते हैं। ओहो हो क्या बात है। यहाँ पे ये देखिए चींटे जा रहे हैं भाई सब। ओके, तो अपन थोड़ी देर यहीं बैठ के बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं लेंसेज के बारे में। अलग अलग फ़ोन के अंदर लेंसेज की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे पास में 3 लेंसेज हैं, वाइड एंगल, नॉर्मल और टेलीफोटो। अब इनमें अंतर क्या है कि इनका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अलग अलग होता है, इनका अपर्चर अलग अलग है। जैसे कि ये टेलीफोटो लेंस है, ये डिस्टॉर्ट कम करता है, ये क्लोज टू रियलिटी होता है। जबकि अगर आप नॉर्मल लेंस की बात करें या वाइड एंगल की बात करें तो इसमें आदमी का चेहरा जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। कई सारे फ़ोन्स में पोर्ट्रेट मोड आता है जिससे कि आपको डिजिटली पोर्ट्रेट शॉट्स दे देता है।
ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेम दे रखा है, मैंने 4:3 कर रखा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग अपना फ्रेम फुल फ्रेम रखते हैं फ़ोन में। इसकी वजह से आप अपने सेंसर का पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप इसको हमेशा 4:3 पर रखें, अपनी फ़ोटोज़ फुल पोटेंशियल के साथ क्लिक करें और उसके बाद आप चाहें तो इसे क्रॉप कर सकते हैं। ये टाइमर बटन है जहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, कितनी देर के लिए क्लिक करना है। और एक एडवाइस हो रहा है, आप अपने साथ में अगर हो सके तो एक छोटा ट्राइपॉड रखें। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है। ये एक ईजी टू कैरी ट्राइपॉड है। ऐसे 800 से 1000 रुपये तक के ट्राइपॉड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या आप अपने आसपास के स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये दिखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप इसे छोटा कर सकते हैं और ये इतना छोटा हो जाएगा कि आप इसे अपनी पॉकेट में फिट कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी पॉकेट में फिट आ गया। इसकी अच्छी बात क्या है कि अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हाथ हिल जाता है और फ़ोटोज़ ब्लरी आ जाती हैं, तो वैसा नहीं होगा और आपके स्टेबल फ़ोटोज़ आएंगे। आपको यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो ये ग्रिड लाइंस हैं, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए सेटिंग में जाकर के ग्रिड लाइंस नॉन और ग्रिड लाइंस 3:3। आप इसे 3:3 पे रखें क्योंकि जो फोटोग्राफी के कुछ रूल्स हैं उनमें ये बहुत काम आता है। तो ये बेसिक सा कैमरा इंटरफेस हर किसी फ़ोन का होता है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आप इस कैमरा इंटरफेस पर टच करके फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पत्ती के काफ़ी करीब हूँ और पीछे जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी दूर है। अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये वहाँ फोकस कर लेता है और अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये पत्ती के ऊपर फोकस कर लेता है। और मान लीजिए पत्ती के ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पत्ती यहाँ रहे लेकिन ये फोकस में ना रहे, तो आप क्लिक करें बैकग्राउंड में, वो देखिए फोकस उधर शिफ्ट हो गया। और अगर आप पत्ती पे फोकस रखना चाहते हैं, मान लीजिए इधर फोकस है तो आप पत्ती पे क्लिक करें, पत्ती पे फोकस हो गया। और सबसे अच्छी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये शिफ्ट कभी कभी ऑटो मोड की वजह से ये वापस शिफ्ट होकर के जो सेंटर में जो फोकस है बैकग्राउंड उस पर चला जाता है, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये लॉक कर दिया तो अब ये फोकस शिफ्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, आपने जिस दूरी पे से लॉक किया है कि यहाँ तक फोकस है तो उतनी ही दूरी पे ये लॉक हुआ है। अगर आप इसे पीछे हटेंगे तो पत्ती ब्लर हो जाएगी क्योंकि अभी भी फोकस इसी दूरी पे है। देखिए मेरी उंगली क्लियर दिखाई देगी बस, क्योंकि मेरी उंगली उतनी दूरी पे है। अगर मैं अपनी उंगली को आगे पीछे करूँगा तो वो ब्लर हो जाएगी, या पास लाऊंगा तो ब्लर हो जाएगी क्योंकि फोकस इस दूरी पे हमने लॉक कर दिया है। अब चूंकि हमने फोकस लॉक कर दिया है और उसके बाद में उसकी लाइटिंग को भी कम कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह के एक्सपोजर का फ़ोटो चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर रखें ताकि एडिटिंग में आपको नॉइस ना आए ज़्यादा, और फिर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ायदा और मिलता है, HDR सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो HDR ऑन है। असल में ये क्या करता है, ये एक साथ 3 फ़ोटोज़ क्लिक करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप देख सकते हैं कि पेड़ के ये वाला हिस्सा जो है वो डार्क था और वो वाला हिस्सा ब्राइट। तो अगर आप बिना HDR के खींचते हैं तो आपको हो सकता है कि सिर्फ वही ये वाला जो हिस्सा है वही ब्राइट मिले और बाकी पूरा डार्क मिले फ़ोटो खींचने के बाद। या फिर अगर इस वाले पे आप फोकस रखते हैं तो आपको ये वाला हिस्सा ब्राइट मिले और वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट मिले। तो HDR क्या करता है, 3 तरह के फ़ोटोज़ खींचता है, ओवर एक्सपोज्ड, अंडर एक्सपोज्ड और एक नॉर्मल, और उन तीनों को मिक्स करके हमें एक फ़ोटो देता है ताकि सारे एरियाज वेल एक्सपोज्ड हों। अब हम बात कर सकते हैं प्रो मोड की। चलो प्रो मोड के अंदर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यारा पौधा दिखाई दे रहा है तो हम प्रो मोड का यूज़ यहीं पे करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ ISO दिखाई दे रहा है, ये वाइट बैलेंस है। आपको किस तरह का मूड चाहिए फ़ोटो में उसको सेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है और आपका कैमरा उस मूड को पोर्ट्रे नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का मूड चाहिए। ये ठंडा मूड हो गया, ये थोड़ा गर्म मूड हो गया। और इसकी बात करते हैं, ये है शटर। तो शटर की अगर अपने स्पीड कर दें 1/8000 तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके सामने से भी हाथ निकालता हूँ और फोटो क्लिक करता हूँ तो जिस मोमेंट पे इसने फ़ोटो खींचा वो उसी मोमेंट पे क्लिक हो गया। जबकि अगर मैं इसी शटर स्पीड को बढ़ा करके, आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इसको क्लोज टू 0.5 सेकंड किया तो कितनी सारी लाइट अंदर आ रही है। यानी कि इस कंडीशन में इतनी देर तक अगर शटर ओपन रहा तो काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ जाएगी। और ऐसे में हम कोशिश करेंगे, देखते हैं ISO इसमें हमें हेल्प कर सकती है क्या।
नहीं, इतनी ज़्यादा लाइटिंग में हम डिजिटली भी इस लाइट को कम नहीं कर पा रहे हैं। टाइमिंग हम कम करते हैं। ये देखिए 1/1000 सेकंड का अगर आप टाइमर रखते हैं शटर का, तब जाकर के ये थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये है फोकस। और अब फोकस हम बहुत पास ले आए हैं। ये देखिए इस तरह, जिसे फोकस कह सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड कह सकते हैं। और जैसे जैसे हम स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड अब बढ़ रही है। और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम साफ देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो ये प्रो मोड है। इस तरह आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं किसी एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हम इस छोटे से नन्हे से पौधे के सामने हैं तो हम इसी का फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नन्हा पौधा है बिल्कुल बीच में रहे इन दोनों लाइनों के, और इस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे मैन्युअली फोकस इस पर शिफ्ट करूँगा। क्या ये फोकस में आया? आया जी, बिल्कुल फोकस में आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कितनी लाइट आए। वाइट बैलेंस हम ऑटो कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस पर कितनी लाइट आए। थोड़ी लाइट बढ़ाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने शटर स्पीड इस हिसाब से रखी है ताकि हमें इनफ लाइट मिल जाए। ठीक है, और अब हम इस फोटो को क्लिक करेंगे। ये हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है। ये यहाँ पर एक मोड है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप रो फोटो चाहते हैं या फिर जेपीईजी। रो फोटो में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मैंने ये क्लिक किया, आपको 2 फोटोज़ मिलेगी शायद। अब एडिट का बटन आ रहा है, लेकिन इस वाली फ़ोटो में नहीं आ रहा है क्योंकि ये रो फोटो है, इसे ईजिली एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐप चाहिए जो इसे एडिट कर सके। स्नैपसीड के ऐसे ऑप्शन आपको कभी नहीं दिखेंगे जो एक रो फोटो को आप अगर उसमें लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है रो, इस जगह पे। हम कुछ और फोटोज क्लिक करेंगे इस मैनुअल मोड में या प्रोफेशनल मोड जिसे आप कह सकते हैं। हम चाह रहे हैं इस गेट और इस खिड़की की फ़ोटो लेना क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ्रेम लग रहा है। और चूँकि हमारा फोकस बहुत पास है इसलिए डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम हो गया है। अब हम डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ा रहे हैं। क्या ये फोकस में आ गया? बिल्कुल। लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, हम इसे कम करना चाहेंगे। 1/100 ये सही लग रहा है। और हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। देखिए, हम अभी बहुत आसान फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने उजाले में एक फ़ोटो ले लिया। अब हम चाहेंगे कि हम अंदर कुछ अंधेरे में फ़ोटोज़ लें। क्योंकि शटर स्पीड हमने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा था। अब हम शटर के बंद होने के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखिए, जैसे 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 मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ ये और ज़्यादा लाइट कैप्चर करता जा रहा है। अब देखिए, मैंने 4 सेकंड का इसे कर दिया है। क्लिक कर लेंगे। देखिए, काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ गई 4 सेकंड पर। 0.5 क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 1 सेकंड के लिए सेट कर दिया है। उतनी देर के लिए लाइट इसमें अंदर आएगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे लाइट ट्रेल फोटोग्राफी कहते हैं। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो 1 सेकंड के लिए शटर ओपन होगा। मुझे 1 सेकंड में कोई एक्टिविटी करनी है। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। 1 सेकंड के लिए शटर में जहाँ जहाँ लाइट थी उसे कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों, आई होप इस कच्चे तरीके से जो मैंने आपको कैमरा इंटरफेस दिखाया आपको वो बहुत हद तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने केवल टर्मिनोलॉजी समझी हैं, अपनी कैमरा ऐप को समझा है, हमने फोटोग्राफी अभी शुरू नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं रूल्स के बारे में, वो अचानक से ऐसा कुछ जादू कर देंगे कि आपके फ़ोटोज़ बहुत शानदार आने लगेंगे। और अगली वीडियो में हम कुछ फ़ोटोज़ खींच के देखेंगे भी उन रूल्स की मदद से कि फ़ोटोज़ कैसे आ रहे हैं, और आप खुद देखेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तब तक के लिए आप भी अपना कैमरा इंटरफेस खोलिए, आसपास घूमिए, अच्छे फोटोज़ क्लिक करने की कोशिश कीजिए। प्रो मोड के जो भी बटन्स हैं, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, अपर्चर, फोकस, इन सबको यूज़ कीजिए। थोड़ा वार्म अप कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही शानदार रूल्स आने वाले हैं। मेरा नाम है प्रियदर्शन और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर हूँ, फोटोग्राफर हूँ। जैसा कि आप पहली वीडियो देख चुके हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में, अब ये दूसरी वीडियो है अपने कैमरा ऐप को समझने के बारे में। मेरे पास में ये फ़ोन है जिसमें वीडियोस और फोटोज शूट करता हूँ और ये मेरा कैमरा ऐप है। और अभी थोड़ी देर बाद जब ये वीडियो चलेगी तो आपको फुल स्क्रीन पर सिर्फ ये कैमरा इंटरफेस दिखाई देगा और इसी के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम इसे समझ रहे होंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और अगली नेक्स्ट स्क्रीन कैमरा इंटरफेस, और ये मेरे फ़ोन के कैमरे का इंटरफेस है। तो शुरू करते हैं छोटी छोटी चीज़ों से। पहले अपन कोई अच्छा सा फ्रेम देख लेते हैं। ओहो हो क्या बात है। यहाँ पे ये देखिए चींटे जा रहे हैं भाई सब। ओके, तो अपन थोड़ी देर यहीं बैठ के बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं लेंसेज के बारे में। अलग अलग फ़ोन के अंदर लेंसेज की संख्या अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे पास में 3 लेंसेज हैं, वाइड एंगल, नॉर्मल और टेलीफोटो। अब इनमें अंतर क्या है कि इनका जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो अलग अलग होता है, इनका अपर्चर अलग अलग है। जैसे कि ये टेलीफोटो लेंस है, ये डिस्टॉर्ट कम करता है, ये क्लोज टू रियलिटी होता है। जबकि अगर आप नॉर्मल लेंस की बात करें या वाइड एंगल की बात करें तो इसमें आदमी का चेहरा जो है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है। कई सारे फ़ोन्स में पोर्ट्रेट मोड आता है जिससे कि आपको डिजिटली पोर्ट्रेट शॉट्स दे देता है। ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेम दे रखा है, मैंने 4:3 कर रखा है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, लोग अपना फ्रेम फुल फ्रेम रखते हैं फ़ोन में। इसकी वजह से आप अपने सेंसर का पूरा यूज़ नहीं कर पाते हैं। आप इसको हमेशा 4:3 पर रखें, अपनी फ़ोटोज़ फुल पोटेंशियल के साथ क्लिक करें और उसके बाद आप चाहें तो इसे क्रॉप कर सकते हैं। ये टाइमर बटन है जहाँ से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, कितनी देर के लिए क्लिक करना है। और एक एडवाइस हो रहा है, आप अपने साथ में अगर हो सके तो एक छोटा ट्राइपॉड रखें। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है। ये एक ईजी टू कैरी ट्राइपॉड है। ऐसे 800 से 1000 रुपये तक के ट्राइपॉड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या आप अपने आसपास के स्टोर से ख़रीद सकते हैं। और इसकी अच्छी बात यह है कि ये दिखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा, लेकिन आप इसे छोटा कर सकते हैं और ये इतना छोटा हो जाएगा कि आप इसे अपनी पॉकेट में फिट कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी पॉकेट में फिट आ गया। इसकी अच्छी बात क्या है कि अगर आप फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपका हाथ हिल जाता है और फ़ोटोज़ ब्लरी आ जाती हैं, तो वैसा नहीं होगा और आपके स्टेबल फ़ोटोज़ आएंगे। आपको यहाँ पे लाइनें दिखाई दे रही हैं, तो ये ग्रिड लाइंस हैं, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। ये देखिए सेटिंग में जाकर के ग्रिड लाइंस नॉन और ग्रिड लाइंस 3:3। आप इसे 3:3 पे रखें क्योंकि जो फोटोग्राफी के कुछ रूल्स हैं उनमें ये बहुत काम आता है। तो ये बेसिक सा कैमरा इंटरफेस हर किसी फ़ोन का होता है। उसके अलावा एक चीज़ और होती है कि आप इस कैमरा इंटरफेस पे टच करके फोकस शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पत्ती के काफ़ी करीब हूँ और पीछे जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी दूर है। अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये वहाँ फोकस कर लेता है और अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये पत्ती के ऊपर फोकस कर लेता है। और मान लीजिए पत्ती के ऊपर फोकस नहीं करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं पत्ती यहाँ रहे लेकिन ये फोकस में ना रहे, तो आप क्लिक करें बैकग्राउंड में, वो देखिए फोकस उधर शिफ्ट हो गया। और अगर आप पत्ती पे फोकस रखना चाहते हैं, मान लीजिए इधर फोकस है तो आप पत्ती पे क्लिक करें, पत्ती पे फोकस हो गया। और सबसे अच्छी बात, अगर आप चाहते हैं कि ये शिफ्ट कभी कभी ऑटो मोड की वजह से ये वापस शिफ्ट होकर के जो सेंटर में जो फोकस है बैकग्राउंड उस पर चला जाता है, तो आप इसे लॉक कर सकते हैं। ये लॉक कर दिया तो अब ये फोकस शिफ्ट नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, आपने जिस दूरी पे से लॉक किया है कि यहाँ तक फोकस है तो उतनी ही दूरी पे ये लॉक हुआ है। अगर आप इसे पीछे हटेंगे तो पत्ती ब्लर हो जाएगी क्योंकि अभी भी फोकस इसी दूरी पे है। देखिए मेरी उंगली क्लियर दिखाई देगी बस, क्योंकि मेरी उंगली उतनी दूरी पे है। अगर मैं अपनी उंगली को आगे पीछे करूँगा तो वो ब्लर हो जाएगी, या पास लाऊंगा तो ब्लर हो जाएगी क्योंकि फोकस इस दूरी पे हमने लॉक कर दिया है। अब चूंकि हमने फोकस लॉक कर दिया है और उसके बाद में उसकी लाइटिंग को भी कम कर सकते हैं और उसको बढ़ा भी सकते हैं, यानी एक्सपोजर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह के एक्सपोजर का फ़ोटो चाहिए तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपोजर रखें ताकि एडिटिंग में आपको नॉइस ना आए ज़्यादा, और फिर आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ायदा और मिलता है, HDR सेटिंग में अगर आप देखेंगे तो HDR ऑन है। असल में ये क्या करता है, ये एक साथ 3 फ़ोटोज़ क्लिक करता है। मैं समझाता हूँ कैसे। आप देख सकते हैं कि पेड़ के ये वाला हिस्सा जो है वो डार्क था और वो वाला हिस्सा ब्राइट। तो अगर आप बिना HDR के खींचते हैं तो आपको हो सकता है कि सिर्फ वही ये वाला जो हिस्सा है वही ब्राइट मिले और बाकी पूरा डार्क मिले फ़ोटो खींचने के बाद। या फिर अगर
इस वाले पे आप फोकस रखते हैं तो आपको ये वाला हिस्सा ब्राइट मिले और वो बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट मिले। तो HDR क्या करता है, 3 तरह के फ़ोटोज़ खींचता है, ओवर एक्सपोज, अंडर एक्सपोज और एक नॉर्मल, और उन तीनों को मिक्स करके हमें एक फ़ोटो देता है ताकि सारे एरियाज वेल एक्सपोज हों। अब हम बात कर सकते हैं प्रो मोड की। चलो प्रो मोड के अंदर आते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्यारा पौधा दिखाई दे रहा है, तो हम प्रो मोड का यूज़ यहीं पे करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं यहाँ ISO दिखाई दे रहा है, ये वाइट बैलेंस है। आपको किस तरह का मूड चाहिए फ़ोटो में उसको सेट करते हो। फॉर एग्जांपल अगर बारिश हो रही है और आपका कैमरा उस मूड को पोर्ट्रे नहीं कर रहा है तो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का मूड चाहिए। तो ये ठंडा मूड हो गया, ये थोड़ा गर्म मूड हो गया। और इसकी बात करते हैं, ये है शटर। तो शटर की अगर अपने स्पीड कर दें 1/8000, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके सामने से भी हाथ निकालता हूँ और फोटो क्लिक करता हूँ, तो जिस मोमेंट पे इसने फ़ोटो खींचा वो उसी मोमेंट पे क्लिक हो गया। जबकि अगर मैं इसी शटर स्पीड को बढ़ा करके, आप देख पा रहे हैं जैसे ही मैंने इसको क्लोज टू 0.5 सेकंड किया तो कितनी सारी लाइट अंदर आ रही है। यानी कि इस कंडीशन में इतनी देर तक अगर शटर ओपन रहा तो काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ जाएगी। और ऐसे में हम कोशिश करेंगे, देखते हैं ISO इसमें हमें हेल्प कर सकती है क्या। नहीं, इतनी ज़्यादा लाइटिंग में हम डिजिटली भी इस लाइट को कम नहीं कर पा रहे। टाइमिंग हम कम करते हैं, ये देखिए 1/1000 सेकंड का अगर आप टाइमर रखते हैं शटर का, तब जाकर के ये थोड़ा क्लियरली दिखाई दे रहा है। और ये है फोकस, और अब फोकस हम बहुत पास ले आए हैं। ये देखिए इस तरह, जिसे फोकस कह सकते हैं, डेप्थ ऑफ फील्ड कह सकते हैं। और जैसे जैसे हम स्लाइडर को बढ़ाएंगे तो ये डेप्थ ऑफ फील्ड अब बढ़ रही है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो हम साफ देख पा रहे हैं। ये देखिए, तो ये प्रो मोड है। इस तरह आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं किसी एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब जब हम इस छोटे से नन्हे से पौधे के सामने हैं तो हम इसी का फ़ोटो क्लिक करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो नन्हा पौधा है बिल्कुल बीच में रहे इन दोनों लाइनों के, और इस पर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसे मैन्युअली फोकस इस पर शिफ्ट करूँगा। क्या ये फोकस में आया? जी बिल्कुल फोकस में आ गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कितनी लाइट आए। वाइट बैलेंस हम ऑटो कर देते हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इस पर कितनी लाइट आए, थोड़ी लाइट बढ़ाना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने शटर स्पीड इस हिसाब से रखी है ताकि हमें इनफ लाइट मिल जाए। ठीक है, और अब हम इस फोटो को क्लिक करेंगे। ये हमारी फ़ोटो क्लिक हो गई है। ये यहाँ पर एक मोड है जहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप रो फोटो चाहते हैं या फिर जेपैग। रो फोटो में डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। मैंने ये क्लिक किया, आपको 2 फोटोज़ मिलेगी शायद। अब एडिट का बटन आ रहा है, लेकिन इस वाली फ़ोटो में नहीं आ रहा है क्योंकि ये रो फोटो है, इसे इजीली एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऐप चाहिए जो इसे एडिट कर सके। स्नैपसीड के ऐसे ऑप्शन आपको कभी नहीं दिखेंगे जो एक रो फोटो को आप अगर उसमें लेते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है रो, इस जगह पे। हम कुछ और फोटोज़ क्लिक करेंगे इस मैनुअल मोड में या प्रोफेशनल मोड जिसे आप कह सकते हैं। हम जा रहे हैं इस गेट और इस खिड़की की फ़ोटो लेना क्योंकि ये काफ़ी अच्छा फ्रेम लग रहा है। और चूँकि हमारा फोकस बहुत पास है इसलिए डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी कम हो गया है। अब हम डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ा रहे हैं। क्या ये फोकस में आ गया? बिल्कुल। लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, हम इसे कम करना चाहेंगे। 1/100 ये सही लग रहा है। और हम फ़ोटो क्लिक कर लेंगे। देखिए हम अभी बहुत आसान फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने उजाले में एक फ़ोटो ले लिए, अब हम चाहेंगे कि हम अंदर कुछ अंधेरे में फ़ोटोज़ लें। क्योंकि शटर स्पीड हमने काफ़ी ज़्यादा कर ली थी इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा था। अब हम शटर के बंद होने के टाइम को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ ये और ज़्यादा लाइट कैप्चर करता जा रहा है। अब देखिए मैंने 4 सेकंड का इसे कर दिया है। क्लिक कर लेंगे।
काफ़ी ज़्यादा लाइट अंदर आ गई 4 सेकंड पर। 0.5 क्लिक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे एक सेकंड के लिए सेट कर दिया है, उतनी देर के लिए लाइट इसमें अंदर आएगी। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे लाइट ट्रेल फोटोग्राफी कहते हैं। अब मैं जैसे क्लिक करूँगा तो 1 सेकंड के लिए शटर ओपन होगा, मुझे 1 सेकंड में कोई एक्टिविटी करनी है। अब मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। 1 सेकंड के लिए शटर में जहाँ जहाँ लाइट थी उसे कैमरे ने कैप्चर कर लिया है। तो दोस्तों आई होप इस कच्चे तरीके से जो मैंने आपको कैमरा इंटरफेस दिखाया आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। अभी तक हमने केवल टर्मिनोलॉजी समझी है, अपनी कैमरा ऐप को समझा है, हमने फोटोग्राफी अभी शुरू नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं रूल्स के बारे में, वो अचानक से ऐसा कुछ जादू कर देंगे कि आपके फ़ोटोज़ बहुत शानदार आने लगेंगे। और अगली वीडियो में हम कुछ फ़ोटोज़ खींच के देखेंगे भी उन रूल्स की मदद से कि फ़ोटोज़ कैसे आ रहे हैं, और आप खुद देखेंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। तब तक के लिए आप भी अपना कैमरा इंटरफेस खोलिए, आसपास घूमिए, अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करने की कोशिश कीजिए। प्रो मोड के जो भी बटन्स हैं, शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, अपर्चर, फोकस, इन सबको यूज़ कीजिए, थोड़ा वार्म अप कर लीजिए क्योंकि आगे बहुत ही शानदार रूल्स आने वाले हैं। मेरा नाम है प्रियदर्शन और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन, मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ। और अभी तक आप ये कोर्स देख रहे थे जिसमें आपने मोबाइल फोटोग्राफी क्यों करनी चाहिए उसके बारे में देखा, उसकी कुछ टर्म्स जानी, फिर आपके फ़ोन का कैमरा ऐप देखा, उसके बाद में रूल्स देखे, और अब जो हमने फ़ोटोज़ खींचे थे पहले उन्हें हम एडिट करेंगे। उसके अलावा कुछ काम की ऐप्स देखेंगे जो हमारी फ़ोटोग्राफी को बेटर करेगी। तो मैं बिना किसी सस्पेंस के जिन भी ऐप्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ उन सब के बारे में बता देता हूँ। तो शुरुआत करते हैं कैमरा ऐप्स के साथ में। अगर आपके फ़ोन का इनबिल्ट कैमरा ऐप आपको अच्छा नहीं लगता है और या फिर कुछ उसके ऐसे फंक्शंस हैं जो और एक्सप्लोर हो सकते हैं, तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है फुटेज कैमरा और ओपन कैमरा। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इन्हें कोई भी डाउनलोड कर सकता है और किसी भी फ़ोन में यूज़ कर सकता है। तो एक और बहुत अच्छी ऐप है जिसे अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, वो है फोटोपिल्स ऐप। इस ऐप की मदद से आप सन, मून और स्टार्स की डायरेक्शन और पोजीशन का पता लगा सकते हैं। और जब आपको ये पता होगा तो आप कब फ़ोटो खींचने जाना है, सूरज कहाँ रहेगा, कहाँ से उगेगा, कहाँ डूबेगा, वो सब पहले ही मालूम कर सकते हैं और अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। लेकिन फोटोपिल्स ऐप आपको इजीली नहीं मिलेगी, आपको उसे गूगल पे जाकर सर्च करना होगा और उसका मोड डाउनलोड करना होगा, क्योंकि प्ले स्टोर पे वो 800 या 1000 रुपये का परचेज आपको पड़ेगा। अब कैमरा ऐप्स की बात हो गई तो आगे आते हैं कुछ एडिटिंग ऐप्स के ऊपर। तो सबसे खास जो एडिटिंग ऐप्स है, मैंने काफ़ी सारी एडिटिंग ऐप्स ट्राई करी हैं, वो है स्नैपसीड गूगल की तरफ से और लाइटरूम एडोब की तरफ से, और एक छोटा सा ऐप जो कलर ग्रेडिंग के काम आ सकता है। इसमें प्रीसेट्स हैं छोटे छोटे, टीओ। तो ये 6 ऐप्स हैं जिनका मैं यूज़ करता हूँ। न्यू तो मार्केट में हज़ारों ऐप्स हैं, हज़ारों तरह के फ़िल्टर, AI, AR, न जाने क्या क्या, उन सबका आप यूज़ कर सकते हैं। वो सब मैं बताने के लिए नहीं बैठा हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो अभी के लिए मैं आपको एक एक करके सबका इंटरफेस बता देता हूँ। फुटेज कैमरा, ओपन कैमरा दोनों ही एक तरह के ओपन सोर्स कैमरा ऐप है, तो मैं आपको ओपन कैमरा दिखा देता हूँ। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे फ़ोन का इंटरफेस, ओके। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास फोटोशॉप है, एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइटरूम है, टीओ है, ओपन कैमरा है, फोटोपिल्स है और स्नैपसीड है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं ओपन कैमरा। ये देखिए दोस्तों, तो ओपन कैमरा कुछ इस तरह का दिखता है। ये वीडियो बटन है, ये फ़ोटो बटन है। यहाँ पे एक्सपोजर सेट कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप एक्सपोजर लॉक कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओ माय गॉड, HDR, पैनोरामा, इनको ऑफ कर सकते हैं, पैनोरामा मोड। और ये फूल पत्ती क्या क्या है, फोकस अच्छा मैक्रो मोड। उसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, फ्लैश लाइट ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह ये जितने भी फंक्शंस हैं एक कैमरा के, उन सबको अपने अंडर ले लेता है और आपको सब कुछ एक्सप्लोर करने का मौका देता है।
ये था ओपन कैमरा और आगे हम देखने जा रहे हैं फोटो फिल्स ऐप। तो भाई ये ऐप है और यहाँ पे हम आपको जैसे दिखाना चाहते हैं कि इस समय सन कहाँ पे है, तो हम सन पे टैप करेंगे। ओके, और इसमें AR सेक्शन है, तो ये आप साइड में देख सकते हैं कि AR की मदद से ये दिखा रहा है कहाँ पर नॉर्थ है, कहाँ क्या है। और अगर हम देखें तो इस समय हमारा सन यहाँ पर है। आप समझ पा रहे हैं सन कहाँ पे है, और इसमें लिखा भी आ रहा है कि ये गोल्डन आवर है। ओके, अगर आप यहाँ देखें तो ठीक है। अब हम बैक करते हैं और ये नाइट AR है, तो आप अगर देखें तो जो तारों की गति है वो इस तरफ हो रही है, यानी कि जब अगर आप फोटो लॉन्ग एक्सपोजर एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं तो जो तारे आप देख सकते हैं वो इस तरफ गति कर रहे हैं, यानी इस तरफ की वो घूमेंगे। तो अगर आप चाहें तो कैमरे को इस तरफ रखें, गोल घूमते तारों को शॉट ले सकें। इस तरह की काफ़ी सारे ऑप्शन है इस ऐप में। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ फील्ड है, मून कहाँ है, और उसके अलावा आप सन को लिटरली मैप में भी देख सकते हैं क्या मैप में ये कहाँ होगा, प्लानर। तो ये मैप में दिखा रहा है, तो आप इसे मैप में भी देख सकते हैं कहाँ होगा। इस समय हम यहाँ पर हैं, अगर आप नीचे देखेंगे तो ये येलो वेव सन को दिखाती है, यानी कि सन यहाँ पे है, और ऑरेंज सन किस तरफ डूब रहा है वो उसे दिखाती है, और ब्लू वाली दिखाती है मून को। तो ये थी फोटो फिल्स ऐप। आगे बढ़ते हैं, हमने कैमरा ऐप्स देख लिए हैं और आगे हम देखना चाह रहे हैं एडिटिंग। तो अगला जो फ्रेम होगा वो स्नैपसीड का होगा, और हमने आज जितनी भी फ़ोटोज़ खींची उनकी हम एडिटिंग करेंगे और उनको लास्ट स्टेज में देखेंगे। तो दोस्तों ये है स्नैपसीड, और आज के फ़ोटोज़ हम एडिट करना शुरू करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पहले फ़ोटो से चुनते हैं जो हमने साइड से लिया। इस फोटो में जो नीचे का हिस्सा पाँव के पास वहाँ पे थोड़ी सी छत दिखाई दे रही है, हम उसे काट देंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा डिस्ट्रैक्शन उसमें आए। और अंकित भाई के पीछे पीठ की तरफ जो मकान आ रहा है हम चाहते हैं कि शायद उससे भी थोड़ा काट दें ताकि वो भी ना आए। बैलेंस बिगड़ गया है इसलिए हम थोड़ा सा पास ले आते हैं और इसे थोड़ा नीचे लेते हैं और दैट्स इट। इसके बाद हम चाहें तो इसके टूल सेक्शन में जा सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रू इमेज, जहाँ पे आप इसकी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन यानी कि रंग बढ़ाना, रंग घटाना, और रंग घटा के देखते हैं कि कॉन्ट्रास्ट कैसा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये हाईलाइट एरिया है और ये इस जगह जहाँ ये पेड़ हैं वो शेडोज़ हैं, और ये अंकित भाई पे मिड टोन्स हैं, यानी कि शेडोज़ और हाइलाइट्स के बीच। और ये एम्बियंस है, हाइलाइट्स हैं। हाइलाइट्स को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए, शेडोज़ को बढ़ाने या घटाने के लिए, और ये वार्मथ है। एक्चुअली सैचुरेशन को वापस लेकर के आना होगा मुझे, गर्मी को बढ़ाने के लिए या ठंडक लाने के लिए। हम चाह रहे हैं इस फोटो में कि हम अंकित भाई के फेस पे थोड़ी लाइट डालें ताकि वहाँ फोकस जाए। ये है विग्निएट ऑप्शन, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को डार्क रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन चेहरे के पास में हम लाइटिंग थोड़ी बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि हमारा फोकस यहीं पे है। और ये डन। तो आई थिंक इससे ज़्यादा हम एडिटिंग इसमें नहीं करेंगे वरना ये ओवर एडिटेड लगेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह इसमें ड्रामेटिक चेंज आया है। इन सारे फोटोज़ को अपन एक साथ देखेंगे। इसको अभी हम कर देते हैं सेव। ये नेक्स्ट फोटो है जो हमने बिल्कुल बीच में से ली थी। यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये जो झंडा है वो काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, तो हम कोशिश करेंगे इस झंडे को गायब करने की। इसमें एक हीलिंग बटन होता है, इस हीलिंग बटन की मदद से हम इस झंडे को धीरे धीरे गायब कर सकते हैं। ये डिटेल्स है, यानी कि फोटो की स्ट्रक्चर्स और शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। ये देखिए और ये देखिए, तो हम थोड़ा बढ़ा देते हैं इसे काफ़ी,
इसे हम कर देंगे सेव। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी आंख बिल्कुल बीच में है। हम हमारे सब्जेक्ट को ज़्यादा उभर कर दिखाने के लिए यहाँ पे सेलेक्टिव टूल है, उसका यूज़ कर सकते हैं। चेहरे को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हैं, यानी कि इसकी डिटेलिंग ज़्यादा दिखाई देगी। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो स्ट्रक्चर बढ़ गई है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट स्टैंड आउट करे। हम बैकग्राउंड को थोड़ा ब्लैक करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा कि जो विग्नेट है वो बैकग्राउंड में तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ अंकित भाई की जो बॉडी है नीचे वाली उस पर भी हुआ, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में था। तो हम जिस हिस्से पे चाहते हैं केवल वहीं पे विग्नेट काम करेगा। हम ऊपर ऑप्शन में जाएंगे लेयरिंग के, इसमें व्यू एडिट्स देखेंगे और लास्ट लेयर जो हमने विग्नेट की लगाई थी उस पर ब्रश टूल यूज़ करेंगे और ये बटन है। तो अब हम जहाँ से मिटाना चाहते हैं, हमने विग्नेट 0 कर दिया है और हम इसके निचले हिस्से जो बॉडी पे है उसको मिटाना चाह रहे हैं, हमने ही मिटा दिया। ओके, तो ये हमें सही लग रहा है। ये हमारी पिक्चर ऐसी होगी। हम इसे भी सेव कर लेंगे। ये तो सिंपल एडिटिंग थी और अब हम लाइटरूम का यूज़ करेंगे और कलर ग्रेडिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल ये फ़ोटो है, यहाँ पर हाइलाइट्स हैं और यहाँ पर शेडोज़। तो किस तरह कलर ग्रेडिंग होती है? हम चाहें तो एक कलर पिक्चर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ एक कलर पिक्चर के अंदर ये कलर ग्रेडिंग किस तरह उसके रंगों को बदल देता है। कलर ग्रेडिंग बेसिकली हाइलाइट्स, शेडोज़ और मिड टोन्स के कलर्स को कंट्रोल करता है। आप चाहें तो हाइलाइट्स को ऑरेंज कलर दे दें और शेडोज़ को ब्लू कलर दे दें, तो बेसिकली पिक्चर के कुछ गिने चुने कलर रह जाते हैं और उसकी वजह से पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। ये लाइट रूम है, इसमें कलर वाला ये बटन है, यहाँ पे ग्रेडिंग का बटन है। आप यहाँ देख सकते हैं शेडोज़ लिखा हुआ है, यहाँ मिड टोन्स आ गया और यहाँ हाइलाइट्स। ये कलर व्हील है, इसमें हम जिस भी कलर के ऊपर ले जाकर इसे छोड़ेंगे उस हाईलाइट या मिड टोन या शेडो को वो कलर मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हम हाईलाइट्स पे हैं, यानी ये वाला पार्ट अफेक्ट होने वाला है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं इसे ऑरेंज कलर दूँ। वो ये ऑरेंज हो गया, थोड़ा इसे वार्म रखना चाहूँगा। ठीक है, अब मैं शेडोज़ पे जाता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं शेडोज़ को ब्लू कलर देना चाहता हूँ वो, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये ब्लू कलर थोड़ा इसका सेचुरेशन कम हो। इस स्लाइडर को सुखाते हुए इसका सेचुरेशन कम कर दूँगा और ये फ़ोटो कलर ग्रेडेड हो गई है। देखिए एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो के रंग किस तरह बदल दिए गए। तो इसे अब हम सेव कर लेते हैं और क्रिएट अ प्रीसेट।
यानी कि आपने जो सेटिंग रखी है आप किसी भी फोटो पे अप्लाई कर सकते हो और उसमें इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो आप क्रिएट अ प्रीसेट पे क्लिक कर दें, उसका नाम रख दें ऑरेंज ब्लू, सेव। अब आप जब भी इस फिल्टर को लगाना चाहेंगे आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप चाहते हैं इसे सेव कर दें, शेयर पर क्लिक करें और सेव टू डिवाइस। तो जब इतनी सारी एडिटिंग हो जाए, इतनी सारी फोटोज बन जाए, तो एंड में क्या करना चाहिए? ये जो बंदा जो बोल रहा है उसको उठ के चले जाना चाहिए और एक स्लाइड शो चालू कर देना चाहिए उन फोटोज़ का जो आपने खींची है और एडिट की है। आई होप आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लगी है और आगे स्लाइड शो भी अच्छा लगेगा। अगली लास्ट क्लास होगी सबसे इम्पोर्टेंट, जो मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ और उसी के साथ आपका एक कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा नाम है प्रियदर्शन और आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, मेरा नाम प्रियदर्शन है। मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ। पहले आप काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हैं अभी तक और अब हम इस वीडियो में आ गए हैं जिसमें हम जानने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी क्या क्या होती है। टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूँ। पहली कैटेगरी टाइप्स की, जिनमें हम ये जानेंगे कि आप प्रोफेशनली किस तरह के फोटोग्राफर बन सकते हो, और टाइप्स की दूसरी कैटेगरी जहाँ पे हम ये जानेंगे कि टेक्निकलिटीज़ को किस किस तरह से प्रैक्टिस करके किस किस तरह की फ़ोटो खींची जा सकती है। तो पहली चीज़ के ऊपर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो हम हर टाइप के ऊपर एक सरसरी सी नज़र डालेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप्स की कैटेगरी में। पहले तरह के टाइप जहाँ पे आप प्रोफेशनली किस किस तरह की फोटोग्राफी कर सकते हो। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं जो 4 तरह से डिवाइडेड है: नेचर फोटोग्राफी, पीपल फोटोग्राफी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स और अदर टाइप्स ऑफ फोटोग्राफी। हम एक एक करके देखते हैं कि ये क्या क्या है। तो नेचर फोटोग्राफी में पहली है लैंडस्केप फोटोग्राफी। ये देखो कितना अच्छा फोटो है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, जहाँ पे जानवरों की फोटोज खींची जाती है। मैक्रो फोटोग्राफी, ये सारे सारे डेडिकेटेड फील्ड्स हैं जहाँ मैक्रो फोटोग्राफी जिसमें बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के बहुत सुंदर फोटो निकाले जाते हैं। अंडर वाटर फोटोग्राफी, ओ वाओ। एस्ट्रो फोटोग्राफी, ओके, रात के टाइम पे शटर को बहुत देर तक खोल के रखना और तारों को कैप्चर करना। एरियल फोटोग्राफी, यानी कि ऊपर से उड़ते हुए ज़मीन की फ़ोटो लेना, ड्रोन की मदद से फ़ोटोज़ वगैरह लेना, यानी कि आसमान से ली गई फ़ोटोज़। साइंटिफिक फ़ोटोग्राफी, फिर आती है पीपल्स फ़ोटोग्राफी जिसके अंदर पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी है। वेडिंग फ़ोटोग्राफी है जो काफ़ी चलती है। डॉक्यूमेंट्री फ़ोटोग्राफी, आप किसी न्यूज़ या किसी की लाइफ या जहाँ पे फ़ोटोज़ होती किसी तरह की न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन कन्वे करती। फैशन फ़ोटोग्राफी, कमर्शियल फोटोग्राफी जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं। स्ट्रीट फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी जो मैं करता हूँ, पेट फोटोग्राफी, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ओके, प्रोडक्ट फोटोग्राफी। अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते होंगे तो काफ़ी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स कई सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के फोटोज डालते हैं, बहुत सुंदर सुंदर। वो अच्छे से खींचे जाते हैं कि देखने वाले की साइकोलॉजी के साथ खेला जा सके और उसे वो बेचा जा सके। फूड फोटोग्राफी, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी। तो ये तो थी जो आप प्रोफेशनली कर सकते हो। और कैटेगरीज के अंदर जो दूसरा टाइप है उसमें आप टेक्निकलिटीज़ की प्रैक्टिस करके ये फोटोज़ को खींच सकते हो। तो ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी कैटेगरीज रखी थी कि सेल्फ पोर्ट्रेट है, रूल ऑफ थर्ड्स है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है, टेक्सचर है, हाई एंगल लो एंगल फोटोग्राफी है, शिलूट है। शिलूट उस टाइप की फोटोग्राफी होती है जहाँ पे बैकग्राउंड में और सब्जेक्ट में काफ़ी कंट्रास्ट होता है।
सनसेट फोटोग्राफी, बोके फोटोग्राफी, लेंस फ्लेयर फोटोग्राफी, लैंडस्केप फोटोग्राफी, अच्छे अच्छे लैंडस्केप से फोटो खींचना। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट का मतलब सिर्फ सीधा ही नहीं होता है, उसके अलावा पोर्ट्रेट यानी कि किसी का चेहरा लेना बहुत क्लोजली, उसकी डिटेलिंग की फोटोज खींचना। कलर वाटर ड्रॉप्स, डायनामिक टेंशन, लाइट पेंटिंग। लाइट पेंटिंग जो कैमरे का प्रो मोड होता है उसमें अगर अपन शटर का टाइमिंग ज़्यादा रखते हैं तो बहुत देर के लिए वो फोटो खींच पाएगा और उस बीच में लाइट जहाँ जहाँ ट्रेवल करेगी वो सारा कैप्चर हो जाएगा, जैसा कि इस लाइट पेंटिंग में आप देख सकते हैं। फ्रेम विद इन फ्रेम हम देख चुके हैं, अनबैलेंस्ड और बैलेंस फोटो। इस फोटो को अगर आप देखेंगे अनबैलेंस और बैलेंस वाले को, तो ये जो खंबा है वो थोड़ा साइड में आ रहा है, इस वजह से जो भार है फोटो का एक तरफ झुक गया है। अगर सेकंड फोटो को देखेंगे तो एक तरफ बिल्डिंग है और एक तरफ खंबा, और इस वजह से फोटो बैलेंस्ड हो गई है। पैनोरामा फोटोग्राफी, वो कितना अच्छा फोटो है। वाटर स्प्लैश, डेप्थ ऑफ फील्ड, हैरी शटर, पेनिंग एंड स्लो सिंक फ्लैश। इसमें हम करते क्या है, वही लंबे टाइम के लिए शटर को ओपन करते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ साथ कैमरे को मूव करते हैं ताकि ऑब्जेक्ट ब्लर ना हो और उसके पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाए। स्ट्रीट फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी, हिडन कैमरा मिरर फोटो, नाइट फोटोग्राफी, लाइट ग्राफिटी या फिर जिसे लाइट ट्रेल फोटोग्राफी भी कहते हैं। तो इस तरह के टाइप्स होते हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं वही अपने प्रो मोड में जा करके, अलग अलग तरह की जो भी आपको पसंद है, क्योंकि मुझे लोगों के और सजीवों के फोटो खींचना बहुत पसंद है। तो आप जब इन कैटेगरीज में फोटोज को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे कि आपको किस तरह की फोटोग्राफी पसंद है। कोर्स लगभग खत्म हो चुका है और ये आखिरी वीडियो है जहाँ पर मैं कुछ थोड़ी बहुत बातें बोलना चाहता हूँ जो आप अपने दिमाग में रखो एक बार फोटोग्राफी शुरू करने से पहले। कुछ फोटोज़ को देखते हुए तो आपकी स्क्रीन पर थोड़ी देर में कुछ फोटोज आ जाएंगी। 20 ऑफ द मोस्ट फेमस फोटोग्राफ्स इन हिस्ट्री। ओके, तो हम देखते हैं। हेनरी कार्टियर ब्रेसन्स फेमस फोटो मैन जंपिंग द पुडल। हेनरी कार्टियर हिस्ट्री में वर्ल्ड के बहुत अच्छे फोटोग्राफर माने जाते हैं। उनकी ये फोटो है। इस फोटो में एक आदमी लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर से कूद करके जा रहा है, इसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रहा है। इस फोटो की खास बात यह है, हम जो नॉर्मली फोटोज खींचते हैं उनमें नहीं होती है स्टोरी, और जब भी किसी फोटो में स्टोरी होती है तो वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है और वो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये उनकी एक सीरीज़ की फ़ोटोज़ का पार्ट है, द डिसिसिव मोमेंट। उन्होंने इस सीरीज़ में ऐसे फ़ोटोज़ खींचे जहाँ क्षण भर में एक डिसीजन लिया गया था और वो समय की स्टोरी बयां कर रहे थे। पीछे फैक्ट्री है, आगे ये आदमी दौड़ करके जा रहा है, इसका मतलब एक कहानी बयां करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़रूर वहाँ पे कुछ हुआ है। इस तरह काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि ये स्टैनली फॉर्मन्स फेमस फोटो वुमन फॉलिंग फ्रॉम फायर एस्केप। एक औरत और बच्चे गिर रहे हैं, तो ये फोटोग्राफ अपने आप में एक स्टोरी बयां कर रहा है। इस तरह के काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स है हिस्ट्री में। और ये जो फोटो है केविन कार्टर्स कंट्रोवर्शियल फोटो। इस फोटो को खींचने के बाद इन्होंने सुसाइड कर लिया था, जहाँ पर एक बच्चा कुपोषण के कारण मरने वाला और पीछे गिद्ध बैठा, ये मरे और मैं से खा जाऊँ। उस समय केविन कार्टर ने ऐसी बहुत सारी फोटोज खींची थी और ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी थी जिन्होंने उन्हें अंदर से हिला दिया था। तो इस समय हमारे पास में इंडिया की कुछ 10 आइकॉनिक फ़ोटोज़ हैं, तो हम देख सकते हैं। फिर से अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक फ़ोटो खींची गई है, वो भी हेनरी कार्टियर द्वारा। ये 1947 की बात है। रिफ्यूजीज एक्सरसाइजिंग पंजाब कुरुक्षेत्र। अगली फ़ोटो है रघुबीर सिंह जी द्वारा खींची गई, वुमन हैडल्ड अगेंस्ट द मॉनसून रेन्स। उसके बाद गांधी जी की फ़ोटो है 1946 की। ये फ़ोटो महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को बयां कर रहा है, जो कि कितना शांत है, जबकि ये 1946 की फ़ोटो है जब देश के हालात कैसे थे। मैरी एलन मार्क जब इंडिया आते हैं तो वो बॉम्बे की कुछ ऐसे एरियाज़ को देखते हैं जहाँ पे लोग दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, और उन्हीं में से एक मरीज़ की फ़ोटो है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। और ये एक मानसून की फ़ोटो है जहाँ पे कैसे एक इंसान बरसात में अपने खाने पीने का जुगाड़ कर रहा है। इसको बंद करते हैं थोड़ी देर। ये सारी फ़ोटोज़ दिखाने का पर्पज़ यही था कि हमने काफ़ी सारे रूल्स देखे, फ़ोटोग्राफी के टाइप्स देखे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप फ़ोटो क्लिक करें तो क्लिक करने के लिए दिमाग में पहले ये नहीं आना चाहिए कि फ़ोटो कैसे क्लिक करनी है। पहला सवाल ये आना चाहिए कि फ़ोटो क्यों क्लिक करनी है, फ़ोटो क्लिक करने के पीछे कहानी क्या है, आइडिया क्या है, मूड क्या है, फ़ोटो क्लिक करने के पीछे क्या इंस्पिरेशन। उसके बाद ज़रूरी भी नहीं कि आप कंपोजिशन ठीक से लगाओ, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उस फ़ोटो के इमोशन को ठीक से कैप्चर करो। फोटोग्राफी का एक फेमस रूल और है, और उसे कहते हैं फक द रूल्स, यानी भाड़ में गए सारे रूल्स। कोई फ़ोटो अच्छी लग रही है मतलब लग रही है,
जब आप फोटोग्राफी सीखेंगे तो आप बहुत सारे फोटोग्राफर्स को देखेंगे, फ़ोटोज़ को देखेंगे, तो कभी भी एक गलती नहीं करनी है कि हम रूल्स को अपनाते अपनाते किसी और का पर्सपेक्टिव अपना लें। हमेशा फोटोग्राफी को एक जरिया रखना है कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, दृष्टिकोण है, वो फोटोग्राफी के जरिए निकल के बाहर आ सके। आप अगर और फोटोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर मैं 2 नाम बता रहा हूँ फोटोग्राफर्स के। एक हेनरी कार्टियर, दूसरे हैं भारत से रघु राय। और अगर आप कोई चैनल चाहते हैं जहाँ से आप और ज़्यादा फोटोग्राफी सीख सकें तो कुछ फेमस चैनल हैं, जैसे कि मैंगो स्ट्रीट हो गया, और उसके अलावा आर्ट ऑफ फोटोग्राफी हो गया, और उसके अलावा एक कुणाल मल्होत्रा का चैनल है, भारत से ही है, तो अच्छे से फोटोग्राफी के बारे में समझाते भी हैं और गियर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफर्स और फोटोग्राफ्स दुनिया में हैं, आप जहाँ से चाहे वहाँ से जाके सीख सकते हैं। इस कोर्स को ख़त्म करते हुए बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए अपनी फ़ोटोग्राफी के साथ में, अलग अलग एंगल्स पे, अलग अलग फंक्शंस के साथ में। कुछ फ़ोटोज़ को देखिए, उनका ब्रेकडाउन देखिए, वो क्यों अच्छी लग रही है, वो कैसे खींची गई, और शायद यही तरीका है कि धीरे धीरे हम फोटोग्राफी में और बेहतर हो सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं इस कोर्स को और इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियदर्शन और मैं कर रहा हूँ इंडिया टूर। मैं एक ट्रैवल यूट्यूबर और फोटोग्राफर हूँ। ये मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं मेरी जर्नी के साथ। और अगर आपके कोई दोस्त फोटोग्राफी परस्यू करना चाहते हैं तो उन्हें एक और सजेस्ट कीजिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और फोटोग्राफी के थ्रू अपने आप को एक्सप्रेस करते रहिए और देखते रहिए बिट्टू कहाँ जा रहा है।